हम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से हारे, ओडीआई में श्रीलंका से हारे, लेकिन टी20 में हमने हर जगह परचम गाड़े। चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 मैच हो, चाहे फिर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाला टी20 मैच हो, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ, हमने हर जगह परचम गाड़े। सूर्य कुमार यादव कप्तान वाली टीम को ही अब बीसीसीआई ने बैक करने का फैसला किया, ऐसा हमको इस स्क्वाड को देखने पर लगता है। लेकिन इस स्क्वाड में तमाम ऐसे चीजें हैं जिन पर हमको चर्चा करने पर मजबूर करती थी। कई खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर के यहां पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। कई फैसले हैं जो टीम इंडिया में खिलाड़ी शामिल हैं स्क्वाड में, लेकिन उनको वापस वो जिम्मेदारी नहीं दी गई, खासकर हार्दिक पांड्या को लेकर के, क्योंकि हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से उनसे कप्तानी छीनी, गौतम गंभीर ने कप्तानी छीन लिया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव कप्तानी दिया गया। हालांकि सूर्य कुमार यादव प्रतिभाशाली खिलाड़ी, लेकिन उप कप्तानी की दावेदार यहां पर कोई दूसरा खिलाड़ी पेश कर रहा था, वहां पर उसकी जगह अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया। हालांकि हार्दिक पांड्या उप कप्तान भी अच्छे हो सकते थे, लेकिन शायद हार्दिक पांड्या को ईगो क्लैश की वजह से उप कप्तान नहीं बनाया जा रहा, ऐसा हम लोग यहां पर सोचने पर मजबूर कर रहे थे। तमाम बड़ी बातें हैं, इस वीडियो में हम पूरी तरह से कैसे चर्चा करेंगे, हर खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिन जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन उसके पहले टीम इंडिया का इस वक्त टी20 का स्क्वाड क्या है उस पर अगर हम नजर मारें तो कप्तान है यहां पर सूर्य कुमार यादव, और बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को बैक किया गया है। जी हां, संजू सैमसन को बैक करना टीम इंडिया का एक स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि संजू सैमसन ने बीती कुछ टी20 फॉर्मेट में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। अच्छा लगा संजू सैमसन को बैक करना। मोहम्मद शमी की सीरीज में से वापसी हुई है, तो स्क्वाड पर हम एक नजर मारे। सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान है, संजू सैमसन पर भरोसा जताया टीम इंडिया ने इस वक्त एज ए मेन विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। अभिषेक शर्मा को टीम का हिस्सा बनाया गया, नीतीश कुमार रेड्डी है, तिलक वर्मा है, अक्षर पटेल को बतौर वाइस कप्तान यहां पर रखा गया है, हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है। मोहम्मद शमी आपको सीरीज में वापसी करते हुए दिखाई देंगे, और मोहम्मद शमी 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से किसी फॉर्मेट में टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन अब मोहम्मद शमी की इस कंडीशन में वापसी हुई, अब देखना होगा मोहम्मद शमी वाकई प्रदर्शन कर पाते हैं कि नहीं। टी20 में थोड़ा सा उनके आंकड़े हल्का सा कमजोर हैं, लेकिन बैक करने के लिए टीम इंडिया में एक अच्छा मौका है, और मोहम्मद शमी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने अपने आप को प्रूव किया। मोहम्मद शमी के बाद वरुण चक्रवर्ती है, रवि बिश्नोई है, वाशिंगटन सुंदर है, ध्रुव जुरेल, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा, इन 15 खिलाड़ियों को टीम इंडिया ने अपने स्क्वाड में शामिल किया। लेकिन कुछ बड़ी बातें हैं जो वाकई सबको चौंका रही है। सबसे पहले यहां पर चर्चा हो रही है हार्दिक पांड्या को लेकर के कि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान नहीं बनाया गया। वो ईगो क्लैश का विषय हो सकता है कि शायद इसलिए हार्दिक पांड्या को उप कप्तान नहीं बनाया गया। चलिए हम हार्दिक पांड्या के मुद्दे से हटते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन संजू सैमसन को कप्तानी की रेस से बाहर क्यों किया गया? हालांकि संजू सैमसन अक्षर पटेल से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली। अगर मैं अक्षर पटेल की बात करूं, खिलाड़ी बहुत शानदार है, लेकिन उनको किसी फॉर्मेट में मैंने कप्तानी और उप कप्तानी करते हुए नहीं देखा गया। तो संजू सैमसन ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते थे बतौर उप कप्तान, और उनको एक तरह से कप्तानी की रेस से बाहर कर दिया गया है, ऐसा हमको लग रहा है। क्योंकि यहां पर अगर संजू सैमसन आने वाले टाइम पर भारतीय टीम की टी20 फॉर्मेट के कप्तान बनेंगे या फिर किसी फॉर्मेट कप्तान बने, तो कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर करेंगे जिनकी प्रतिभा वाकई कमजोर है, और उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा जिनके अंदर खेलने की काबिलियत और प्रतिभा है। ऐसा हम लोग कयास लगा रहे हैं। वाकई अभी भी जिनके अंदर प्रतिभा है उनको रखा जाएगा, लेकिन संजू सैमसन शायद कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दे जो कुछ कोच और कप्तान के फेवरेट हो सकते थे। तो शायद इसलिए कप्तानी की रेस से संजू सैमसन को बाहर किया गया है, लेकिन मेन विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर उनको रखा गया है। लेकिन यह थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है कि संजू सैमसन भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते थे बतौर वाइस कप्तान के तौर पर। रजत पाटीदार को इस सीरीज में नहीं लिया गया। रजत पाटीदार ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया 2024 में, हर एक तरीके से उसने प्रदर्शन किया। घरेलू क्रिकेट में भी प्रदर्शन किया, टी20 फॉर्मेट में भी प्रदर्शन किया। अगर हम रजत पाटीदार के आंखों की तरफ नजर मारे, जो 2024 में उन्होंने रन बनाए, बड़ा कमाल का प्रदर्शन किया। रजत पाटीदार ने आईपीएल में 395 रन बनाए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 428 रन बनाए हैं। एवरेज की बात करें तो 186 के एवरेज रहा है। ओवरऑल देखें तो 2024 में रजत पाटीदार ने 823 रन बनाए। तो अब रजत पाटीदार के इतने अच्छे प्रदर्शन होने के बाद भी अगर टीम इंडिया में उसको खेलने का टी20 फॉर्मेट मौका नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी को ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके बाद अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल को एज ए चैंपियंस ट्रॉफी में बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ये 3 खिलाड़ी होंगे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से किसी एक खिलाड़ी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो ऐसे बैकअप ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल वहां पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मुझको अभी याद नहीं आ रहा है कि यशस्वी जायसवाल ने इससे पहले, अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले व्हाइट बॉल फॉर्मेट का क्रिकेट कब खेला था। मेरे को याद नहीं है, शायद वनडे कब खेला था, टी20 में कब खेला था। आपको अगर याद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीली जर्सी में, बाकी और तो छोड़िएगा।
तो यशस्वी जायसवाल के पास एक अच्छा मौका हो सकता था चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन को रखते हुए कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वो दोनों सीरीज खेले, T20 भी खेले और ओडीआई भी खेले। लेकिन यशस्वी जायसवाल को अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाना चाहते हैं तो आपको यशस्वी जायसवाल के लिए सीरियस होना पड़ता, और यशस्वी जायसवाल को आपको व्हाइट बॉल फॉर्मेट में टेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका था। लेकिन यशस्वी जायसवाल को नहीं रखा गया इस स्क्वाड में, तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको लेके जाया जाएगा या नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न अब यहां पे खड़ा होता है। अब यशस्वी जायसवाल ही ओपनर के तौर पर एज ए बैकअप रहेंगे या फिर कोई और खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। गिल को हालांकि आराम दिया गया क्योंकि गिल टेस्ट फॉर्मेट में खेले थे। लोगों का ऐसा कहना है, बीसीसीआई के लोगों का ऐसा कहना है कि गिल को आराम दिया गया। गिल ओडीआई जो होगी इंग्लैंड के खिलाफ उस पर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को नजर में रखते हुए गिल को आराम दिया गया, लेकिन यशस्वी जायसवाल को आराम देना थोड़ा सा, हालांकि यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उनको टेस्ट करने का अच्छा मौका था। कोई बात नहीं। यशस्वी जायसवाल के बाद अगर अगला कोई चौंकाने वाला फैसला था वो है ऋषभ पंत को बैक न करना। जी ऋषभ पंत ने कुछ खास नहीं खेला है टेस्ट फॉर्मेट में, और ऋषभ पंत को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आराम देना ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है। और बीसीसीआई ने इस पर खुल करके बातचीत नहीं की कि ऋषभ पंत को ड्रॉप किया गया है या फिर ऋषभ पंत को यहां पर रेस्ट दिया गया है। क्योंकि अगर संजू सैमसन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में ऋषभ पंत की जगह फिर संजू सैमसन को लेके जाना चाहिए। अगर उनको ड्रॉप किया गया है तो फिर बैकअप विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल के साथ आपको संजू सैमसन ही वहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर उनको रेस्ट दिया गया है तो क्यों दिया गया है यह मेरे समझ से परे है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रैक्टिस के तौर पर ऋषभ पंत को यहां पर होना चाहिए। लेकिन संजू सैमसन का T20 में अच्छा प्रदर्शन होने की वजह से संजू सैमसन को बैक किया गया, तो यहां पर ऋषभ पंत को ड्रॉप किया गया है, ऐसा हम कयास लगा रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को T20 में रखा गया लेकिन शिवम दुबे को नहीं लिया गया है। हालांकि शिवम दुबे भी एक ऑप्शन के तौर पर हो सकते थे, मुझको नीतीश कुमार रेड्डी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन शिवम दुबे T20 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए चले आ रहे थे और शिवम दुबे को रखना चाहिए था। लेकिन हर्षित राणा को टेस्ट में डेब्यू करा दिया गया, लेकिन हर्षित राणा T20 के अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बॉलर हैं, तो हर्षित राणा को टीम इंडिया की T20 स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन दुबे को शामिल नहीं किया गया। तो यह कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है गौतम गंभीर के ऊपर कि क्या गौतम गंभीर जो भी महेंद्र सिंह धोनी के नजदीकी हैं या फिर जो भी सीएसके का पार्ट है उनको शायद टीम इंडिया में न लेंगे अपने कोचिंग के कार्यकाल में। तो शायद शिवम दुबे को इसलिए भी नहीं लिया गया है, यह भी थोड़ा सा एक चौंकाने वाला प्रश्न खड़ा करता है। अब अगला ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया के स्क्वाड में होना चाहिए था, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने नहीं लिया। तो यह भी कहीं ना कहीं बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है तो श्रेयस अय्यर को रेस्ट देने की जरूरत क्या थी। और ऋतुराज गायकवाड़ ने T20 फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद अगर गायकवाड़ को नहीं लिया जा रहा है तो कारण क्या है। तो ये तो कुछ प्रश्न चिन्ह थे स्क्वाड को देखने का। हालांकि स्क्वाड कमाल का, कई यंग खिलाड़ियों को मौका मिला है, कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका मिला है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर ये स्क्वाड फिसड्डी साबित होता है तो कोच गौतम गंभीर के कोचिंग और सिलेक्टर्स अजीत अगरकर की सिलेक्टिंग कमेटी पर वापस से सवाल उठना चालू हो जाएंगे। अब आपकी इस स्क्वाड को लेकर के क्या राय है? आपके हिसाब से किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि स्पोर्ट्स और क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम बातों को हम ऐसे ही मिलकर के डिस्कस कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।